नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने भारतीय राजनीति की दिशा को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है। बात हो रही है पश्चिम बंगाल के 2026 के ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव परिणामों की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस राजनीतिक भूचाल के हर पहलू को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझने के लिए सीधे इसमें उतरते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे आंकड़े से जो सच में हैरान करने वाला है। 92.47%। ये बस एक नंबर नहीं है, बल्कि आजादी के बाद से पश्चिम बंगाल में दर्ज किया गया सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है। इतनी भारी संख्या में लोगों का घरों से निकलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत था कि राज्य में कोई बहुत बड़ा संरचनात्मक बदलाव होने जा रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से किन बातों पर फोकस करेंगे, एक नजर डालते हैं। हम बात करेंगे इस ऐतिहासिक बदलाव की, भवानीपुर के महासंग्राम की, उन रणनीतिकारों की जिन्होंने जीत को आकार दिया, वो विनिंग फॉर्मूला क्या था और आखिर में इसका पूरे देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ऐतिहासिक शिफ्ट की, जिसने 15 साल के एक लंबे दौर को अचानक से खत्म कर दिया। चुनाव के नतीजों का स्केल देखिए, ये सच में बहुत बड़ा है। कुछ 294 सीटों वाली इस विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 148 सीटों का जादुई आंकड़ा चाहिए होता है, लेकिन यहाँ बीजेपी ने 177 सीटें जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है। वहीं पिछले 1.5 दशक से राज कर रही टीएमसी सिर्फ 61 सीटों पर सिमट गई। ये एक स्पष्ट और निर्णायक बहुमत है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब इस बदलाव के मैग्नीट्यूड को थोड़ा और करीब से समझते हैं। याद कीजिए 2021 का वक्त जब टीएमसी का पूरी तरह से दबदबा था और उन्होंने 215 सीटें जीती थीं। और अब 2026 आते आते ये पूरा लैंडस्केप एक भगवा लहर में बदल गया। देखा जाए तो ये कोई आम हार जीत नहीं है, ये सत्ता का एक बहुत बड़ा और पूरी तरह से विराट हस्तांतरण है। अब चलते हैं उस लड़ाई की तरफ जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, भवानीपुर का महासंग्राम, यानी अधिकारी बनाम बनर्जी। राज्य स्तर से थोड़ा माइक्रो लेवल पर आए तो ये इस पूरे चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल टक्कर थी। यहाँ मौजूदा मुख्यमंत्री को उनके एक गढ़ में बिल्कुल सीधी चुनौती मिली। इस कड़े मुकाबले में सुवेंदु अधिकारी ने 15,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। जीत के बाद उनका बयान काफी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा ये जीत हिंदुत्व की है। 100% मुसलमानों ने ममता को वोट दिया, पर फिर भी वो हार गई। अगर हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर इस स्टेटमेंट को देखें तो ये साफ बताता है कि ग्राउंड पर ध्रुवीकरण और पहचान के राजनीति का नैरेटिव कितना हावी था। आगे उन्होंने इस जीत का क्रेडिट स्पेसिफिकली किन जनसांख्यिकी समूहों को दिया। उन्होंने खुलकर बंगाली हिंदू, सिख, जैन और पूर्वांचली समाज का जिक्र किया। यहाँ तक कि ये भी क्लेम किया गया कि सीपीएम के करीब 10,000 वोट उनके खाते में ट्रांसफर हुए। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये माइक्रो लेवल सोशल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बारीक उदाहरण है। चलिए भवानीपुर से थोड़ा बाहर निकलकर इस पूरी जीत के शिल्पकारों यानी मुख्य रणनीतिकारों के बारे में बात करते हैं। इस ऐतिहासिक नतीजे के पीछे 5 मुख्य चेहरे थे। अमित शाह, जिन्होंने केंद्रीय स्तर पर पूरी कोर स्ट्रेटेजी बुनी। फिर आते हैं सुनील बंसल, जिन्होंने बूथ मैनेजमेंट को संभाला और डर भगाओ भरोसा जगाओ जैसा पावरफुल नारा दिया। जमीन पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम दिलीप घोष ने किया। सुकांत मजूमदार ने इस पूरी मशीनरी के अलग अलग हिस्सों में तालमेल बिठाया। और सुवेंदु अधिकारी ने वो मजबूत स्थानीय चेहरा दिया जिसने सीधे टॉप लीडरशिप को चुनौती दी। इन सब ने मिलकर इस पूरी कैंपेन को आकार दिया। तो आखिर इस बड़ी जीत का बेस क्या था? आइए इस विनिंग फॉर्मूला के 5 मुख्य स्तंभों को डिकोड करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा पिलर थी महिला वोटर्स। बंगाल में करीब 3.16 करोड़ महिला मतदाता हैं, जो कुल मतदाताओं का लगभग आधा हिस्सा हैं। अब सोचिए, जब नौकरियों में 33% आरक्षण और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाने जैसे वादे किए गए तो इस बड़े वर्ग पर कितना असर पड़ा होगा। अनुमान बताते हैं कि इससे लगभग 5% महिला वोट सीधे तौर पर स्विंग हुए। और भारतीय चुनावों में 5% का स्विंग लिटरली एक गेम चेंजर साबित होता है। दूसरा फैक्टर था राज्य के सरकारी कर्मचारी। उन्हें वादा किया गया कि सरकार आने के 45 दिनों के भीतर 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। ये कोई छोटा वादा नहीं था। इसने उन 20 से 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और उन युवाओं के बीच सीधा कनेक्शन बनाया जो एंटी इनकम्बेंसी महसूस कर रहे थे और किसी ठोस आर्थिक बदलाव की उम्मीद में थे। तीसरा पिलर था डबल इंजन की सरकार का कंसेप्ट। इसका सीधा सा मतलब है
केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार होना, ताकि डेवलपमेंट फास्ट ट्रैक हो सके। जो वोटर्स बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी या आयुष्मान भारत जैसी अटकी हुई केंद्रीय योजनाओं से निराश थे, उनके लिए ये एक बहुत ही अपीलिंग इकोनॉमिक पिच बनकर उभरी। चौथा और पांचवा फैक्टर सीधे तौर पर सुरक्षा और वोटर लिस्ट से जुड़ा है। एक तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की 500 कंपनियों की भारी तैनाती हुई, जिसने लोगों के अंदर से डर निकाल दिया और वो निडर होकर वोट कर पाए। और दूसरा था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, जिसके जरिए करीब 27 लाख संदिग्ध नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। इस कदम ने सीधे तौर पर उस बाहरी वाले नैरेटिव को काउंटर किया। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर, इस चुनाव का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम मैक्रो लेवल पर देखें तो इस बंगाल मॉडल के पतन का असर पूरे देश पर होना तय है। सोच कर देखिए, चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के पास पूर्व में एक बहुत मजबूत किला था, एक स्ट्रॉन्ग एंकर था, लेकिन पोस्ट 2026 उनका सबसे बड़ा और आक्रामक चेहरा सत्ता में नहीं है। ये विपक्ष के लिए एक गहरे अस्तित्व के संकट जैसा है, जिसने 2029 के राष्ट्रीय चुनावों का रास्ता पूरी तरह से बदल दिया है। खैर, इस पूरे परिणाम के कुछ और भी बड़े निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, CAA और पहचान की राजनीति को नेशनल लेवल पर एक तरह की वैलिडेशन मिल गई है। दूसरा, नई सरकार पर उस डबल इंजन इकोनॉमी के तहत तेजी से रिजल्ट्स देने का भारी दबाव होगा। और तीसरा, इस चुनाव ने उस मिथक को पूरी तरह तोड़ दिया है कि क्षेत्रीय पार्टियों के किले कभी भेदे नहीं जा सकते। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पीछे छूट जाता है। जब बंगाल जैसा अभेद्य किला टूट सकता है, तो अब क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय लहरों के खिलाफ अपना ब्लूप्रिंट कैसे वापस डिजाइन करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति के DNA को आकार देगा, और ये सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।